हम बात करने वाले हैं सिलेक्टर के बारे में कि हम सिलेक्टर को कैसे यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। हमारा जो एचटीएमएल का कोड होता है उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन से टैग के ऊपर अपनी सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिलेक्टर। ये जो हमने बेसिक सीएसएस का जो सिंटैक्स दिख रहा है, ये हमने पीछे एचटीएमएल वाली क्लासेस के अंदर देखा था कि हम ये होता है हमारा सिलेक्टर कि हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। हम हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिखते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये होती है हमारी वैल्यू कि हम प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू देना चाहते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, जो कुछ भी है। बेसिक फॉर्मेट सीएसएस का एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। हम अपने एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है H1, एलिमेंट के नाम को सिलेक्ट करके हम अपनी सीएसएस को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक एक्सटर्नल फाइल को इसके साथ अटैच कर लेते हैं जो मैंने क्रिएट कर रखी है style.css के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिंक करूँगा, लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और इसका मैं href दे दूंगा इसको। स्टाइल डॉट CSS के नाम से मैंने बना रखी है, इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरी जो स्टाइल डॉट CSS है वो इसके साथ लिंक हो गई, लेकिन हुई भी नहीं है, क्यों, मैंने सेव नहीं किया। तो Ctrl+S, अब मेरी ये सेव हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। अब मैं एक बार आपको राइट क्लिक करके इसको आउटपुट दिखा देता हूँ, अभी ओरिजिनल आउटपुट क्या शो हो रहा है। मैंने H1 ले रखी है, मोहित बिरमान, तो इसकी आउटपुट नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है, हेडिंग 1। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर CSS अप्लाई करूँगा एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से, H1 की हेल्प से, तो H1 करली ब्रैकेट स्टार्ट डायरेक्ट लिखना है, ना कोई हैश ना डॉट, कुछ और नहीं, वो आईडी और क्लास में सिलेक्ट होता है। तो इसके अंदर मैं इसको कलर दे दूंगा। वैसे कलर की जो ओरिजिनल स्पेलिंग होती है वो होती है COLOUR, लेकिन इसके अंदर हम यू का यूज़ नहीं करते। कलर, इसको मैं कोई भी ऐसी सजेशन आ जाता है, इसको कलर दे देता हूँ मैं ब्लू, सेमीकोलन, Ctrl+S। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। तो ये होता है हमारा सिंपल एलिमेंट सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब हमारी कंप्लीट बॉडी को सिलेक्ट करके हमारे पूरे प्रोग्राम के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं सीएसएस, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर का सिंबल होता है जिसको हम एस्ट्रिक नाम से डिफाइन करते हैं, इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दे देंगे जो हमें पूरे प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पे हिंट के लिए लिख भी रखा है, यह सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके हर एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होगी। जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसमें पिंक, तो हमारे पूरे वेब डेवलपमेंट के अंदर जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा है उस सभी के बैकग्राउंड के अंदर पिंक कलर हो जाएगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारे पूरे पेज को चेंज कर देगा। मेरे को पूरे इस पूरे पेज का कलर मेरे को चाहिए पिंक, येलो कलर मान लीजिए, मेरे इस पूरे पेज का येलो कलर चाहिए, तो CSS के अंदर आएंगे और यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम हैशट्रिक से डिफाइन करते हैं। तो हम अपनी नई लाइन में आके हैशट्रिक लगा के करली ब्रैकेट डायरेक्ट स्टार्ट करके हम अपना बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर येलो, इसमें अपने आप ही आ गया, सेमीकोलन, दो बार लग गया, Ctrl+S। और जैसे ही हम रन करते हैं देखिए इसका कंप्लीट का कलर येलो हो गया। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, हमें अपने HTML के अंदर आईडी डिफाइन करनी पड़ती है, हर एक एलिमेंट की अलग अलग होती है, जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं। तो सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट आईडी एट्रीब्यूट। हमारा जो आईडी है वो बेस्ड करती है वैल्यू के ऊपर कि कौन सा आइटम हमको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने हिंदी के लिए इसके अंदर कुछ, ये इसके अंदर भी हमने इम्पोर्टेंट नोट्स लिख रखे हैं। हम दो एलिमेंट को एक आईडी दे सकते हैं, बट ये गुड मैनर नहीं है। प्रोफेशनल लोग सिर्फ एक आईडी, एक ही टैग को, एक ही एलिमेंट को देते हैं एज ए रो नंबर, क्योंकि रो नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता। हमने HTML की क्लास में आईडी का यूज किया था इनपुट एंड लेबल में।
जैसे कि हमने HTML क्लास के अंदर इनपुट लिया था, उसको आईडी डिफाइन की थी और वो आईडी हमने लेवल के अंदर यूज की थी। तो वही आईडी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं CSS के अंदर। वो कैसे यूज होगी? जैसे कि हमने यहाँ पर इसको आईडी डिफाइन कर दी INP, तो हम CSS फाइल के अंदर करेंगे ये हैश INP करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज, और इन करली ब्रैकेट के बीच में हम देंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो ऐसे यूज होता है हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के लिए सबसे पहले हमने आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इसको आईडी दे देते हैं हमारी फर्स्ट हेडिंग के नाम से। आईडी का नेम, क्लास का नेम थोड़ा रेलेवेंट लिखना है हमारे कंटेंट के, ताकि हमें बाद में समझने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ यहीं से ही, Ctrl+C। अपनी style.css में आके अब आईडी को स्टार्ट करते हैं हैश से, Ctrl+V करली ब्रैकेट स्टार्ट एंटर। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्या शो कर रहा है, डू नॉट एम्प्टी रूल सेट, मतलब शायद इसकी प्रॉब्लम है, ये जो हमने बीच में हाइफन सा लगा रखा है। इसको मैं एक बार हटा के देख लेता हूँ, Ctrl+S। अब इसके अंदर हटाते हैं। अब जो ये लाइन, येलो लाइन शो कर रहा है, ये हर एक के ऊपर शो करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा एम्प्टी है। जैसे ही हम इसको फिल करेंगे हमारी ये लाइन स्किप हो जाएगी। अब मेरे को एलिमेंट को कलर देना है। देखिए H1 को हमने क्या कलर दे रखा है अभी, ब्लू। तो कलर तो दे रखा है हमने, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट दे देते हैं हम इसको, Ctrl+S। और जैसे ही हम इसको रन करते हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट हो गया और इसका H1 का हमने दे रखा है। तो ये होता है हमारा आईडी सिलेक्टर। अब हम नेक्स्ट सिलेक्टर की बात करते हैं। ये हमारा क्लास सिलेक्टर, सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर क्लास एट्रीब्यूट। ये सिलेक्टर हमारा बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके हमें प्रॉपर्टी देने के लिए इजी हेल्प करवाता है। कैसे? मान लो मेरे पास 3 ऐसे एलिमेंट है जिनको मुझे बैकग्राउंड कलर सेम देना है, तो हम उन क्लास को सिलेक्ट करके यूज करेंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए हमें इस क्लास के बारे में नहीं पता, हम इसको हटा के वैसे बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। एक है हमारा हेडिंग, एक है हमारा पैराग्राफ और दूसरा है हमारा बटन। ठीक है, इन तीनों को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है ब्लू। तो एक बार मैं हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा, फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, फिर बटन को सिलेक्ट करूंगा, उनको बैकग्राउंड कलर दूंगा एक एक करके। लेकिन क्लास हमारा यूज होता है, इन तीनों को हम सिर्फ एक ही लाइन में बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए HTML के अंदर, हमारे HTML फाइल के अंदर हम डिफाइन करते हैं हेडिंग को, ये हमने हेडिंग दे दी, ये हमने बटन दे दिया, ये हमने पैराग्राफ दे दिया। अभी तक क्लास से पहले हम ऐसे यूज करते थे। इन तीनों को अगर बिना क्लास के बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे तो 3 बार कोड लिखना पड़ेगा, बट क्लास की हेल्प से हम एक बार में कोड दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो देखिए HTML, इसी कोड को हमने अपग्रेड कर दिया क्लास की फॉर्म में। इसके अंदर हमने क्लास डिफाइन कर दी। H1 के लिए हमने क्लास दे दी CLB, हमारा डेटा हो गया। बटन के लिए भी हमने क्लास दे दी CLB और पैराग्राफ के लिए भी हमने दे दी CLB। इन तीनों को हमने एक ही क्लास दे दी। और फिर ये क्लास देने के बाद हम CSS फाइल के अंदर हम क्लास को डिफाइन कर देंगे। क्लास का कलर दे देंगे हम बैकग्राउंड कलर ब्लू, या फिर जो भी हमें देना है वैल्यू। तो देखिए अब हमारी ये CSS फाइल है। CSS फाइल के अंदर क्लास को डिफाइन करने के लिए हम डॉट और क्लास नेम लिखते हैं। तो हमने डॉट क्लास नेम लिख दिया CLB करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। इसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू में हमने लिख दिया कलर ब्लू।
तो हमारी जितने भी ये 3 टैग हैं, इन तीनों के कलर ब्लू हो जाएंगे, लेकिन वो टेक्स्ट कलर होंगे। मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैंने फोरग्राउंड कलर दिया है। क्लास सेलेक्टर के लिए हम आईडी तो दे दी इसको, अब क्लास भी दे देते हैं। क्लास का क्या काम होता है, कुछ चीज़ों को कंबाइन करने का। मान लीजिए मेरे पास हेडिंग 1 भी है, मैं ले लेता हूँ। हेडिंग 2 को भी ले लेता हूँ। हेडिंग 2 मैं ले लेता हूँ। हेडिंग 3 को भी ले लेता हूँ। मेन कंटेंट इसके अंदर आ जाता है हमारा। मेरे को इन तीनों को अंडरलाइन करना है। इन तीनों को अंडरलाइन करना है तो मेरे को पहले H1 सेलेक्ट करके इसके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। एलिमेंट सेलेक्टर से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, आईडी सेलेक्टर से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर भी हमें आईडी देने के बाद आईडी सेलेक्टर यूज़ होगा। लेकिन अगर मान लो मेरे को तीनों एक साथ देनी है तो हम क्लास का यूज़ करेंगे। तो क्लास क्लास के अंदर मैं दे देता हूँ कोई इजी सा नेम दे देता हूँ, ABC नाम से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए मैंने बिना स्पेस दिए क्या तो इसके काउंट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस दिया, फिर लिखना है। कलर ही चेंज हो गया इसका, स्पेस दे के लिखते हैं तो। Ctrl+V, Ctrl+S कर दिया हमने HTML वाली फाइल। ये इसके अंदर क्या बता रहा है, क्लास ABC। देखिए इसके अंदर ये यहाँ पे शो कर रहा है। क्या दिक्कत लग रही है आपको, इसके अंदर डायरेक्ट आईडी से स्टार्ट हो रहा है। H1 तो इसके अंदर गायब है, तो इसके अंदर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ H1। अब Ctrl+S कर देता हूँ। style.css के अंदर आते हैं तो क्लास को डिफाइन करने के लिए देखो मेरे पास सजेशन आ गया, डॉट से स्टार्ट करते हैं। डॉट ABC करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ, क्या दूँ मैं इसको, इसको देता हूँ अंडरलाइन वाली दे देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आती है, HTML में हमने उसको पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं लिया तो वो ले लीजिए HTML की। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, Ctrl+S। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अंडरलाइन जो है मेरी शो नहीं हो रही इसकी वजह से, सॉरी ये इसकी वजह से नहीं है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी, UM लिख रखा है, UN आता है। Ctrl+S एंड इसके अंदर फिर से शो हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए इसके ऊपर मैं जाके देखता हूँ तो यहाँ पे स्पेस बोल रहा है कि इसके आगे स्पेस आएगा। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। Ctrl+S। अब हम इसको रन करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई। Ctrl+S और HTML वाली फाइल को भी एक बार Ctrl+S करके देखते हैं। तो अब हम ना देखते हैं, देखिए हमारे पास इश्यू हो गया। ये हम पहले इसको कर रहे थे, पहले वाले पेज को, जो कि हमारा ओल्ड हो चुका था, हमें बार बार नया करना पड़ता है। तो हेडिंग 2 के नीचे भी हमारी अंडरलाइन आ गई, हेडिंग 1 के नीचे भी और हेडिंग 3 के भी। ये एक बार में आ गई क्लास की हेल्प से, ओनली क्लास। तो इसको थैंक यू बोल के हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर की। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या काम करता है। मान लीजिए मेरे पास एक ड्यू है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ HTML फाइल का। मेरे पास एक ड्यू है, उस ड्यू के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने किसी पैराग्राफ रैंडम वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन कर दिया, अब ये सारे ऐसे ही क्लोज होंगे, अंडरलाइन, पैराग्राफ, ड्यू, अब ये क्लोज कर दिए। तो अब मान लीजिए मेरे को अंडरलाइन को एक्सेस करना है, तो अंडरलाइन को एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए इसकी, या तो अंडरलाइन को मेरे को आईडी देनी पड़ेगी, क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी, जिसको हम आगे डीपली से डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की बजाय मैं पहले इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा। कैसे,
देखिए CSS फाइल के अंदर मैं पहले div को कॉल करूँगा, डायरेक्ट एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं हम। div कॉल किया, फिर div के अंदर हमने p को कॉल किया, पैराग्राफ को, और पैराग्राफ के अंदर हमने u को कॉल किया। तो पहले पहले div, फिर स्पेस देंगे, फिर पैराग्राफ p, फिर स्पेस देंगे, फिर u मतलब अंडरलाइन, फिर हम अपना करली ब्रैकेट स्टार्ट करके अपना जो भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है हम अपना डेटा इसके अंदर डाल देंगे। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, आप सेल्फ स्टडी के लिए कुछ समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ड्यू को लिया, फिर पी देन यू, तो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए ड्यू को हम पी को कोई भी आईडी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पी को डिफाइन कर दी आईडी, यहाँ पर मेरी वैल्यू मैंने लिख दी आईडी इज इक्वल्स टू PAR, पैर मैंने आईडी का नाम दे दिया पैराग्राफ का। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी बजाय मैं यहाँ पर लिखूँगा PAR U। अब मैं डायरेक्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट करके अपनी ये स्टार्ट कर दूंगा। PAR मतलब पैराग्राफ कॉल हो गया और पैराग्राफ के अंदर U है। आप एक बात समझ लीजिए, डिसेंडेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रोनाउंसिएशन में आती है। डिसेंडेंट का मेन मतलब है जो हमें डेटा एक्सेस करना है, जो एलिमेंट एक्सेस करना है वो बहुत ज़्यादा अंदर है और उसको एक्सेस करने के लिए हम बाहर वाले का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यू को हमें एक्सेस करना था, यू को एक्सेस करने के लिए हम बाहर वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सबसे मेन पॉइंट जो आगे भी काम आएगा वो क्या है, अब मैंने डिव लिखा था, पैराग्राफ यूज किया, फिर अंडरलाइन, लेकिन मैं पी को पैराग्राफ को स्किप भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ डिव, फिर डायरेक्ट यू भी लिख सकता हूँ, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मेरी ये स्टार्ट हो जाएगी। ये एडवांटेज है डिसेंडेंट की। आगे हम डिसेंडेंट के जैसा एक और पढ़ेंगे, लेकिन उसका काम क्या होगा, वो स्किप नहीं कर सकता और वो सिर्फ एक ही लेवल पे काम करेगा। ड्यू है, अगर हमने पी पे जाना है तो पी तक ही काम करेगा, यू तक नहीं जाएगा वो। लेकिन डिसेंडेंट हमारा बिल्कुल अंदर तक, चाहे कितनी भी नीचे बन रहे हो, ड्यू, पी, यू, अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम, जितने भी बन रहे हैं ना, हम सभी तक जा सकते हैं डिसेंडेंट के थ्रू। अभी मैंने आपको समझाने के लिए प्री कोड लिख लिया है, क्लास से पहले ही मैंने कोड लिख लिया था। मैं एक बार इसकी आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम इसको डिसेंडेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी अभी ये आउटपुट शो हो रही है, हमारी ये हेडिंग है ऊपर वाली, कोड में दिखाता हूँ आपको। ये हमारा यहाँ पर हेडर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हेडर स्टार्ट होके हमारा हेडर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर HTML हमने पढ़ा था, बाद में हम अपना मेन स्टार्ट करें। तो हेडर से पहले हमने लाइन कर दी, तो लाइन कर दी, तो लाइन से ऊपर हमारा ये जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हमारा हेडर है। तो हेडर है तो देखते हैं, सबसे पहले हमने ले रखा है H1। H1 के अंदर हमने ले रखा है, एक तो ये वर्ड ले रखा है और हमने दो बटन ले रखे हैं H1 के अंदर, जो हमारा हेडर के अंदर ही है। ये दो बटन और ये क्वेरा, ये हमने H1 में ले लिया। और दो जो यूज़र नेम है और जो ये एंकर टैग है, जो लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि देखने से ही शो हो रहा है डॉट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हमने नैव के अंदर ले लिए, एक डिव बना के उसके अंदर हमने दो बटन ले लिए। बटन लेने के बाद हमने ये हेडर क्लोज किया और मेन में हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया, H3 स्पैन और वगैरह वगैरह, हमने कुछ डेटा ले रखा है। तो बिना देरी किए डिसेंडेंट को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पहले वाली जो CSS फाइल है इसको Ctrl+S कर देता हूँ डिलीट करके। मैं करता हूँ डिसेंडेंट को कि मेरे पास एक डिव है, मान लीजिए हेडिंग के अंदर ही चलते हैं, मेरे पास डिव है, डिव के अंदर डिव को छोड़ते हैं, डिव तो छोटा रह जाता है डिसेंडेंट के लिए। नेव पर चलते हैं, नेव नेव के अंदर हमारा यूएल है, यूएल के अंदर हमारा एलआई है, एलआई के अंदर हमारा एंकर टैग है। तो मेरे को एंकर टैग के जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हटाना है।
देखिए इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है मेरे को इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए मेरे को एंकर टैग पर आना पड़ेगा। एंकर टैग पर आने के लिए मैं सबसे पहले क्या लूँगा, नैव तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको तो हम कुछ करेंगे, नैव को भी कर सकते हैं हम। यूएल से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम और एंकर टैग। तो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, एलिमेंट है, तो हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। यूएल, यूएल के बाद है हमारा लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के बाद है हमारा एंकर टैग, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है, तभी तो अंडरलाइन हटेगी। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अब देखते हैं, रिफ्रेश, शायद मेरी वो फाइल सेव नहीं हुई। कंट्रोल प्लस एस एंड देन दिस फाइल विल ऑल्सो कंट्रोल प्लस एस। अभी भी नहीं हुआ, तो हम इसको, ये प्रॉब्लम बेसिकली आ जाती है, राइट क्लिक करके नई फाइल में इसको रन करके देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए इसमें भी नहीं हुआ। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमने इसके अंदर CSS फाइल को कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया कि हम ये वाली CSS को यूज़ कर रहे हैं, तो CSS अप्लाई कैसे होगी। अभी मैंने वीडियो को पॉज करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज करके मैंने 10 मिनट तक वेट किया, इसका बहुत प्रोसेस करके देखा, कुछ बाद में याद आया मेरे को। तो इसके अंदर पहले लिंक कर लेते हैं हम, कंट्रोल प्लस एस। अब देखते हैं इसको, तो देखिए हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया, इसके नीचे से हमारी अंडरलाइन हट गई। अब मेरे को इसका कलर ब्लू की जगह रेड करना है, तो रेड करने के लिए हम डायरेक्ट CSS फाइल के ऊपर आके इसका कलर कर देते हैं हम रेड, कंट्रोल कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए हमारा इसका कलर रेड हो गया। ये होता है हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर। अभी तक हमने सिलेक्टर देखा था, अब हम देखेंगे एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर होता क्या है, कॉम्बिनेटर मल्टीपल सिलेक्टर्स को जोड़ने का काम करता है। कैसे, जैसे एडजेसेंट सिबलिंग कर रहा है कॉम्बिनेटर, हमारा नया कंसेप्ट है, सिलेक्टर के जैसा ही है। इसके अंदर हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेटर आता है एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। सिबलिंग क्या है, सिबलिंग हमारा मतलब सबके पास, जैसे कि हमारे सिलेक्टर है दो, एक पैराग्राफ एलिमेंट सिलेक्टर है और H3 ये भी एलिमेंट सिलेक्टर है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए, सिबलिंग करने के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे। अब ये सिबलिंग कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिव टैग है, इसके अंदर मेरे पास है एक पैराग्राफ, दिस इज कंटेंट लिखेंगे इसके अंदर, पैराग्राफ क्लोज। और सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन। तो ये डिव इस स्टेज के ऊपर है, अब ये पैराग्राफ इस स्टेज पे है, तो इस स्टेज के ऊपर हमारा सिलेक्ट होगा H3। H3 हम अपना डेटा लिख देंगे जो लिखना चाहें, H3 क्लोज। तो ये जो P और H3 है ये हमारे सिबलिंग है। अब सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर की तरफ चलते हैं, तो ये क्या बोलता है कि पैराग्राफ के बाद में, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके मेरे को H3 के ऊपर अप्लाई करवाना है, तो हम P प्लस H3 देंगे तो हमारा इसका हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, पैराग्राफ और डायरेक्ट बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, इसमें ग्रीन दे देते हैं, कंट्रोल प्लस एस। तो पैराग्राफ के ऊपर इसका कलर शो होगा, पैराग्राफ के अंदर इसका कलर शो हो गया पैराग्राफ पे। अब मेरे को हेडिंग पे चाहिए ना कि पैराग्राफ पे, तो प्लस हेडिंग 3 कर देंगे, प्लस हेडिंग 3, कंट्रोल प्लस एस। तो ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉम्बिनेटर की तरफ चलते हैं, जो है हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर। ये
दो सिलेक्टर्स के बीच में चाइल्ड का कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो चाइल्ड कम्बिनेटर का यूज करेंगे। मान लो हमारे पास एक ड्यू है, उसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ है और ड्यू हमने क्लोज कर दिया। तो जो हमारा पी है वो हमारे ड्यू का चाइल्ड है। ड्यू ड्यू का चाइल्ड है हमारे पास पी, पैराग्राफ। तो जैसे ही हमें अपना चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज करेंगे, जो होता है हमारा इस सिंबल से, ग्रेटर देन वाले सिंबल से, जो स्पैन है वो पेरेंट है किसका, बटन का। तो इसका अगर रियलिटी में HTML फाइल के अंदर कोड देखें तो कुछ ऐसा मिलेगा। स्पैन बटन स्टार्ट हो जाएगा, बटन क्लोज हो जाएगा, फिर स्पैन क्लोज हो जाएगा। तो मतलब ये पेरेंट है, ये हमारा चाइल्ड है। और इसी की बात कर रहा था मैं डिसेंडेंट के अंदर। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास पहले ड्यू है बाहर, ड्यू के अंदर है हमारे पास पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है हमारा लिस्ट आइटम। तो मान लीजिए मेरे को लिस्ट आइटम के प्रॉपर्टी देनी है, तो हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लेवल के ऊपर ही काम करता है। हमारा सबसे बाहर क्या है, ड्यू। अगर हम ड्यू के ऊपर अप्लाई करें तो ये पी तक ही जाएगा। जैसे ड्यू पी, बस ये इतना ही काम करेगा। यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दे देंगे। ये ना तो यूएल तक जाएगा ना एलआई तक जाएगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, जो सिर्फ एक लेवल अंदर तक ही जाएगा। लेकिन पहले वाले में मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। डिसेंडेंट डिसेंडेंट हमारा कंप्लीट तक जा सकता है। ड्यू पी यू यूएल एलआई। अब लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम को एक्सेस करना है तो हम कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू पैराग्राफ यूएल एलआई। अब मेरे को करना था एक्सेस एलआई का था, लेकिन ये लिखने पड़े। तो इसके लिए हमारा ये एडवांटेज करता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। चाइल्ड कॉम्बिनेटर के लिए हमारे पास ये स्पैन है और इसके अंदर ये दो बटन है। तो ऐसे ही हमारे पास 4 बार है ये स्पैन और बटन। इसकी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे दो बटन है स्पैन के अंदर। इनके ऊपर हमने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पैन ग्रेटर देन स्पेस देके करेंगे, ये याद रखना है, बटन। अब स्टार्ट, इसका हम बैकग्राउंड कलर, एक मिनट मैं इसके अंदर देखिए, सॉरी मेरे को लगा इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी, अंडरलाइन को हम हटा देंगे। लेकिन चलो बैकग्राउंड कलर ही इसको चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये कर लेते हैं हम, जो कुछ भी है, Ctrl+S। देखिए इसका अच्छे से आ गया, ये सभी का चेंज हो गया एक बार प्रेस करने के बाद। ये होता है हमारा चाइल्ड कम्बिनेटर। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अगर मेरे को स्टेप अंदर जाना पड़े स्पैन के तो वो नहीं चलेगा। मैं आपको एक अलग से एग्जांपल दिखा देता हूँ। HR के बाद मैं एक और ले लेता हूँ स्पैन, स्पैन नहीं, मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर ले लेता हूँ मैं अनलिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर ले लेता हूँ मैं एलआई। एलआई में ले लेता हूँ मोहित। और अगर ये तो कितने हो गए, एक दो और तीन, तीन लेवल के अंदर मोहित है। तो ये तो सिर्फ सेकंड वाले लेवल तक ही कर चलेगा, एलआई तक ये पहुंचेगा नहीं, तो इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। उसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, Ctrl+S। अब पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट।
अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है हमारा एल आई, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इसके अंदर करते हैं कलर रेड, कंट्रोल प्लस एस। तो अब जैसे ही इसको करेंगे इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं होगा, देखिए ये एज इट इज ब्लैक कलर में है। मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको 3 वाले में से हटाकर अगर डबल में ही कर दूँ, देखिए अगर मैं इसको यूएल को हटा दूँ इसके अंदर से, शायद ये एल आई अकेली काम ना भी करे, बाकी कर देना चाहिए इसको। इसका भी हम यूएल हटा देते हैं, कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए एल आई अकेली काम करती ही नहीं है। एल आई की जगह पे हमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा। एल आई की जगह हम ले लेते हैं एंकर टैग का ए, एच आर एफ रैंडम डाल देते हैं, मोहित, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस। अब पैराग्राफ में ले लेते हैं हम एंकर टैग का, कंट्रोल प्लस एस। अब ये अच्छे से रन हो जाएगा, देखिए इसका कलर रेड आ गया। जितने भी एंकर टैग थे पैराग्राफ के अंदर वो सारे रेड कलर हो गए। ये भी कंप्लीट एक पैराग्राफ था जिसके अंदर ये टेक्स्ट है और ये एंकर टैग है। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर को हम उसके एट्रीब्यूट और वैल्यू के बेस के ऊपर एक्सेस करेंगे। कैसे? मैं आपको ये कुछ समझाने की बजाय डायरेक्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरी एक HTML फाइल है इतनी। HTML फाइल के अंदर मैंने कोड लिखा है इनपुट, टाइप ले लिया, इसके अंदर हमने टेक्स्ट, ये हमारा कोड है। मैं एक बार पेंसिल को साफ कर लेता हूँ। तो हमारे कोड में हमने ये इनपुट दे दिया, ये तो होता है हमारा एलिमेंट, ये होता है हमारा एट्रीब्यूट और ये होती है हमारी वैल्यू, मतलब टाइप, जिसको हम वैल्यू बोल सकते हैं लेकिन प्रोफेशनली हम इसको टाइप बोलेंगे कि कौन सा टाइप हमने डिफाइंड किया है। तो हम अपने सिलेक्टर को, हम सिलेक्टर का टॉपिक कर रहे हैं अभी, हम अपने सिलेक्टर को एट्रीब्यूट एंड टाइप उसके बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बहुत सारा ऊपर कोड है, बहुत सारा नीचे कोड है, मेरे को ये इनपुट वाला सिलेक्ट करना है। तो हम अपनी CSS फाइल के अंदर एक्सेस करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है CSS फाइल, हम इतनी लिख करके देख सकते हैं, इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। हम अपनी CSS फाइल के अंदर लेंगे इनपुट वाले को, इनपुट, ये इसका सिंटैक्स होता है। मान लीजिए इनपुट वाले को मेरे को एक्सेस करना है, ये मेनली काम करता है रेडियो पर, चेक पर, और जिसके अंदर भी हम एट्रीब्यूट और वैल्यू दे रहे होंगे ऐसे करके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इनपुट हम ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हमें एट्रीब्यूट लेना है। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? टाइप इज इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू है टेक्स्ट, जो हमारा टाइप है, टेक्स्ट। अब ये हमारे पास सिलेक्टर हो गया। अब हम अपना करली ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू लिख देंगे जिससे हमारा ये वर्किंग में हो जाएगा। मुझे एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से इनपुट को एक्सेस करना है, तो इसको हम एक्सेस करेंगे। इस कंप्लीट को कंप्लीट कर देते हैं, नई फाइल बनाई है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद अब हम अपना एट्रीब्यूट लिखेंगे, किस एट्रीब्यूट की हेल्प से करना चाहते हैं। अब हम करें टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि जिसका टाइप टेक्स्ट है
उसके ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं CSS। बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ मैं एक्वा, Ctrl+S। शायद इसके अंदर हमने CSS वाली फाइल को अच्छे से अटैच नहीं किया है, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। ये स्टाइल के आगे हमने S लगा रखा है, लेकिन हमारी ओरिजिनल फाइल का नाम तो स्टाइल है, S तो है ही नहीं। Ctrl+S करके अभी हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए इसका कलर हमारा चेंज हो गया, जो हो गया एक्वा। अब मैं पासवर्ड वाले का अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो इसका पासवर्ड वाले में क्या है, टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। तो इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट टाइप लिख दिया, और वैल्यू क्या लिखनी है हमने, पासवर्ड। अब करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हमें क्या देना है, बैकग्राउंड कलर पिंक, Ctrl+S। देखिए इसका एक्वा हो गया, इसका पिंक हो गया। तो ये होता है हमारा चाइल्ड का, सॉरी चाइल्ड का बोल रहा हूँ, एट्रीब्यूट सिलेक्टर का, कि हमने एट्रीब्यूट सिलेक्टर किया, एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू देके। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे है, राइट CSS स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग। इसके ऊपर हमने CSS स्टेटमेंट देखनी है। सेट द कलर ऑफ पैराग्राफ इनसाइड div विद द ID माई ID टू ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ है, उसका हमें कलर सेट करना है, और वो पैराग्राफ div के अंदर है। तो मैं एक बार इसकी आपको दिखा देता हूँ। div है, इसके अंदर पैराग्राफ है, इसके अंदर कुछ भी डेटा है, div क्लोज। अब इसको ID, इसके पास ID है माई ID। अब इसका कलर मेरे को ग्रीन करना है। तो ग्रीन करने के लिए कितने टाइप है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर के, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। कैसे, हम अपने div को सिलेक्ट करेंगे, div, और div को सिलेक्ट करने के बाद हम, ये ID पैराग्राफ की नहीं है, यहाँ पर देखो इनसाइड div विद द ID माई ID। तो ये ID div की है, ना कि इसकी। यहाँ पर ID है, ये div के पास हमारे पास ID है, div के अंदर हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का हमें कलर चेंज करना। अगर हम div का कलर चेंज कर देंगे तो वो इनहेरिटेंस की वजह से इसके पास भी आ जाएगा। इनहेरिटेंस का टॉपिक हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे इसी वीडियो के लास्ट में। तो हमने हमारा div टैग कर लिया, हमारी ये CSS फाइल है। div करने के बाद हम अपना करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। एट्रीब्यूट लिखेंगे, हम अपने यहाँ पे div लिख दिया। ये तो एलिमेंट है ना, कुछ भी हो सकता है, चेंज होता रहेगा। हम अपने एट्रीब्यूट लिखेंगे और एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट हमने ले रखा है ID। ID एट्रीब्यूट का हम यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है माई ID, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम इसके अंदर लिखेंगे तो वो होगा हमारा div का। लेकिन हमें करना किस चीज़ का, प्रॉपर p टैग का करना है, ओनली p का, ना कि पूरी div का। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले हम यूज़ करेंगे p का। ये तो हो गया हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर इतना। और अगर हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा डिसेंडेंट सिलेक्टर, जो हमने पीछे पढ़ा था 2 पेज पीछे। ये वाला डिसेंडेंट सिलेक्टर हमने पहला ले लिया सिलेक्टर। अब ये सिलेक्टर कुछ भी कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। अब हमारा सेकंड सिलेक्टर हो गया, ये हमारा थर्ड सिलेक्टर हो गया। तो ऐसे ही है, वहाँ पर हमने हमारा पहला सिलेक्टर ले लिया, ये इतना बड़ा है।
अब सेकंड सिलेक्टर हमारा ये इतना बड़ा है, तो ये कंप्लीट क्या होगा, डिसेंडेंट सिलेक्टर हो गया हमारा। अब पैराग्राफ प्रॉपर सिलेक्ट हो चुका है, अब जो कुछ भी चेंज होगा वो पैराग्राफ के अंदर होगा। अब हम अपना करली ब्रैकेट स्टार्ट करके तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिख के करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। करने के लिए हम अपना एक डिव बना लेते हैं जिसकी आईडी रहेगी हमारे पास माई आईडी नाम से। और इस डिव के अंदर है हमारे पास एक पैराग्राफ, दिस इज माई पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस एस करके अब हम इसको अपनी CSS के अंदर यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दो सिलेक्टर होते हैं। एक तो हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो बिल्कुल ऐसे ही है, और दूसरा है हमारा डायरेक्ट आईडी से। तो सबसे पहले हम पहले कर लेते हैं हम इससे एट्रीब्यूट से। तो एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे डिव रेक्टेंगल वाले आईडी इज इक्वल्स टू माई आईडी, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करें, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे। कंट्रोल प्लस एस, तो देखिए इसके पास हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। ये तो आ गया हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर की वजह से। और अगर हम डायरेक्ट आईडी का इस्तेमाल करें, माई आईडी, माई आईडी के अंदर है हमारा पैराग्राफ। तो देखिए हम आईडी के लिए करते हैं हैश माई आईडी और स्पेस दे के कर लेते हैं हम पी, करली ब्रैकेट स्टार्ट। और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं रेड। इसके अंदर हमने सेमी कोलन लगा दी, डबल डॉट वाला आएगा। कंट्रोल प्लस एस, तो देखिए इसका कलर हमारा हो गया रेड। अभी तक हमने देखा था कि किसी भी CSS को किसी एलिमेंट पर अप्लाई करना है तो हम किस किस सिलेक्टर का यूज करते थे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि किसी एलिमेंट की स्टेट को कैसे चेंज करेंगे। जैसे सूडो क्लास का यूज करके हम, जैसे कि हमारा सबसे पहले बटन टैग ले लेते हैं। बटन टैग को अगर हम हवर करेंगे, बटन टैग को अगर हम हवर करेंगे तो हमारा उस बटन का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो या फिर कलर वगैरह चेंज हो उसका, फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, कुछ भी चेंज करना चाहें हवर करने के ऊपर तो वो हम हवर करने पे चेंज करेंगे। सूडो क्लास के लिए मैं हवर वाले को अप्लाई करने के लिए अपनी आउटपुट पर आता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर हवर करूँ, इस इनपुट वाले बॉक्स के ऊपर, तो इसका कलर स्काई ब्लू से डार्क ब्लू हो जाए, और इसके ऊपर हवर करूँ तो इसका कलर पिंक से रेड हो जाए। तो उसके लिए मैं देखता हूँ CSS के अंदर हमारा है ये वाला, इसी के साथ में ले लेता हूँ मैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है, डबल डॉट वाला और हवर, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसका देते ब्लू। इसका क्यों नहीं आया, क्योंकि शायद ऊपर कुछ गलत कर रखी है इसलिए इसके अंदर शो नहीं हो रहा। अब शो हो गया इसके अंदर, कंट्रोल प्लस एस। अभी कोई फर्क नहीं दिख रहा, जैसे ही हम इसके ऊपर हवर लेके जाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसको कंप्लीट को हम कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है, बस इसके ऊपर हमने टाइप चेंज करना है। नीचे वाले में है हमारा पासवर्ड,
कि जिसका टाइप पासवर्ड है उसके ऊपर हम हवर करें तो वो सभी का कलर चेंज हो जाएगा। इसका भी ब्लू हो जाएगा, इसका भी ब्लू हो जाएगा। अब लेबल हमारा काम कर रहा है, तो अगर मैं यूज़र के ऊपर भी लेके जाऊंगा तो भी उसका चेंज हो जाएगा, देखिए। और मैं घुमा के अगर पासवर्ड पे लेके आ रहा हूँ तो भी इसका कलर चेंज होगा। क्लिक करता हूँ तो उसके ऊपर हमारा कर्सर चला जाएगा, देखिए इसके ऊपर हमारा कर्सर चला गया। इस पे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर हमारा कर्सर चला गया, देखिए वो चला गया हमारा कर्सर। तो ऐसे होता है हमारा सूडो क्लास का हॉवर। एक्टिवा क्या मतलब है, हम अपने जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर क्लिक करें तो उसके अंदर क्या चेंजमेंट आए। एक्टिव का काम होता है क्लिक करने के बाद। और जैसे ही हम अगर मान लो लेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, लेबल के ऊपर हम क्लिक करते हैं यूज़र नेम, तो लेबल के ऊपर जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो यूज़र नेम का कलर चेंज होके हमारा ग्रीन हो चुका हो, तो ग्रीन हो चुका हो, हम इसको ब्लू को थोड़ा वाइटिश में कर देते हैं ताकि कुछ टेक्स्ट लिखे तो हमें टेक्स्ट दिखाई दे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लेबल के ऊपर। लेबल, अगर हम लेबल के ऊपर एक्शन करें, एक्शन, तो एक्शन के ऊपर करने के बाद क्या हो, उसका कलर हो जाए हमारा ग्रीन। कंट्रोल प्लस एस, देखिए इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी इसका चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक्शन कीवर्ड यूज कर रखा है, यहाँ पर एक्शन की बजाय यहाँ पर यूज होगा एक्टिव। एक्टिव यूज होगा कंट्रोल प्लस एस। और देखिए इसके ऊपर क्लिक करते ही देखिए इसका कलर चेंज तो हो रहा है लेकिन थोड़े टाइम के लिए हो रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसके ऊपर मैं हवर करता हूँ तो ऊपर वाला चेंज हो गया। क्लिक करते हैं इसका कलर एक बार तो चेंज हुआ है। इसकी टाइमिंग वगैरह इंक्रीज करने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। चेक्ड, ये रेडियो बटन चेक बॉक्स के लिए यूज होगा कि हम उसको टिक कर दें, मतलब चेक्ड कर दें तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, कलर चेंज होगा, क्या करवाना चाहते हैं हम। चेक्ड काम करता है मोस्टली हमारा रेडियो के ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर। तो हम पहले जनरेट कर लेते हैं हमारा, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस टाइप चेंज होता है, इनपुट और लेबल बिल्कुल सेम होते हैं हमारे। कंट्रोल प्लस सी। इस डिव के बाद हम एक अपनी एचआर ले लेते हैं, एचआर फॉर लाइन। अब कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, तो इनपुट हमने ले लिया। हम यस और नो का ले लेते हैं। आर यू सिंगल, तो टाइप में कर लेते हैं हम यस। सॉरी, टाइप में हम रेडियो बटन ले लेते हैं। रेडियो तो एक बार में एक ही सिलेक्ट हुआ, एक ही सिलेक्ट करना है हमको। रेडियो आईडी यस की ले लेते हैं, रेलेवेंट होगी। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर की तो इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे डायरेक्ट लेबल इश्यू हो जाएगा। किसके लिए, आईडी हमारी यस। लेबल में हमने यस कर दिया। अब सेम ऐसे ही हम नो के लिए बना लेते हैं। तो देखिए हमने नो के लिए बना दिया है। कंट्रोल प्लस एस करके मैं इसको रन करवा के देखता हूँ, तो देखिए आर यू सिंगल, यस, नो। अभी दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं लेकिन मेरे को एक ही आंसर चाहिए। ये मैंने HTML में आपको करवा रखा है। इसके लिए हम इसको सेम नेम दे देंगे, नेम इज इक्वल्स टू सिंगल।
तो ये देखिए इसके अंदर भी हमने नेम इज टू सिंगल दे देंगे, दे दिया, दोनों के अंदर सेम नेम हो गए। तो अब एक ही सिलेक्ट होगा, देखिए गेस कर दिया। अगर जैसे ही हम नो करते हैं तो पहले वाला डिश सिलेक्ट हो गया, यस नो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसके ऊपर चेक करूँ तो इसका कलर या फिर और कुछ चेंज हो। अभी तो देखिए इसके कलर मैं क्लिक करता हूँ तो वो ग्रीन वाला ही शो हो रहा है, ये ग्रीन वाला आ गया, ग्रीन वाला आ गया। चेक्ड के बाद में हम प्लस लेबल कर देते हैं, ये हो गया हमारा। यस पर क्लिक करते तो यस हो गया, नो पर क्लिक करते हैं तो नो हो गया। ऐसे काम करता है हमारा चेक्ड। ये आप बिल्कुल याद रखिए कि इनपुट के ऊपर ये हमेशा अप्लाई होगा, प्लस लगा के हम एक स्टेप आगे कर सकते हैं प्लस की हेल्प से। प्लस लगा के एक स्टेप आगे किसके ऊपर, लेबल के ऊपर, करली ब्रैकेट स्टार्ट और बैकग्राउंड कलर इसको हमने दे दिया ये। और इसके साथ साथ हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको मैं कलर देना चाहूँ, इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू वॉयलेट, कंट्रोल प्लस एस, सॉरी ये सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए इसके ऊपर सिलेक्ट है ब्लू वॉयलेट प्लस येलो, इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लू वॉयलेट प्लस येलो। और ये नेक्स्ट है हमारा एनएथ का। एनएथ क्या काम करता है, एनएथ मान लीजिए हमारे पास 20 डेटा है, 20 टाइम्स पैराग्राफ है, एक ड्यू है, ड्यू के अंदर हमने 20 बार पैराग्राफ को ओपन एंड क्लोज किया है, पैराग्राफ एंड ऐसे कर करके हमने 20 बार पैराग्राफ को लिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इवन वाला पैराग्राफ जो है, दो सेकंड पैराग्राफ, फोर्थ, सिक्स, एट्थ पैराग्राफ है, उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम करेंगे nth ऑफ टाइप। चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। nth ऑफ टाइप में क्या है, मैंने एक नई फाइल बना ली है जिसको मैंने लिंक कर दिया style.css से। तो अब nth ऑफ टाइप में जाने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक बना लेते हैं हम ड्यू, और उस ड्यू के अंदर बना लेते हैं हम 10 पैराग्राफ, p/10, ये शॉर्टकट की होती है, एंटर। अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास आ गए 10 पैराग्राफ। अब अगर मैं इनके ऊपर एक एक जाके टेक्स्ट लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट प्लस कंट्रोल और डाउन एरो को हम प्रेस करेंगे तो 1 टाइम कर्सर इंक्रीज होता जाएगा। अब मेरे पास 10 बार कर्सर आ गया। 10 बार कर्सर आने के बाद मैं 10 ही जगह पर एक बार में लिख सकता हूँ, दिस इज माई पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस एस किया हमने। अब हम इसको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर के ऊपर रन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास अभी ये आउटपुट शो हो रहा है, ये आउटपुट शो हो रहा है। मान लीजिए मेरे को सेकंड पैराग्राफ जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं style.css में जाऊंगा और अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर लगाऊंगा सुडो एलिमेंट, सॉरी क्लास एलिमेंट तो आगे हम पढ़ेंगे। सुडो क्लास का यूज़ करूंगा, p डबल डॉट, और हम यूज़ करेंगे nth ऑफ टाइप। अब करली ब्रैकेट लगा के मैं बताऊंगा कि हमें कौन से एलिमेंट का चाहिए, सेकंड का चाहिए, सेकंड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर हमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है, इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर क्या करना है, हम कोई डार्क कलर ये ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस। अब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा सेकंड वाले पैराग्राफ का कलर चेंज हो चुका है। अब मान लीजिए मेरे को 2 की टेबल में जितने भी आते हैं सभी का चाहिए, 2n चाहिए, 2 2 4, फोर्थ का चाहिए, सिक्स्थ का चाहिए, एट्थ का चाहिए एंड 10th का चाहिए। अब इन सभी का हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 के लास्ट में एल लगा देंगे, 2n, कंट्रोल प्लस एस करके। अब इसको रन करके देखते हैं, देखिए सेकंड वाले का सभी का हो गया। अब मेरे को मैंने इवन का कर दिया, सभी इवन नंबर्स का मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया पैराग्राफ का।
अब मेरे को ओड वालों का भी करना है, 1 का, 3 का, 5 का, 6 7 का और 9 का। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा हमारा। Ctrl+C एंटर करके Ctrl+V कर देंगे हम। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखे, 2n, 2 1 = 2, 2 दो में से अगर एक सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 आंसर आता है जो ओड है। 2 2 = 4, 4 में से एक सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो होता है हमारा 3। तो इस फार्मूले में -1 लगा देंगे। Ctrl+S, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं ग्रीनिश टाइप में कर देते हैं। Ctrl+S, तो देखिए हमारा ओड वाले का आ गया ग्रीन और इवन वाले का आ गया ये ब्राउनिश टाइप का। हमने सूडो क्लास तो देख ली, अब हम देखते हैं सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट होता क्या है? ए कीवर्ड एडिट टू द सिलेक्टर, मतलब कोई भी एक कीवर्ड है। सूडो क्लास का काम होता है किसी एलिमेंट को स्पेसिफिक पार्ट के स्टाइल को चेंज करना। जैसे फर्स्ट लेटर का कलर चेंज करना हुआ। अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें तो उसके अंदर हम यूज़ करके कोई एग्जांपल दिखाते हैं। H1 ले लिया, H1 के अंदर ले लिया मैंने मोहित। Ctrl+S किया, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में ये शो हो रहा है, लेकिन मेरे को फर्स्ट लेटर का कलर चेंज करना है। इसका कलर मान लीजिए मेरे को देना रेड। तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं CSS फाइल के अंदर H1 को सिलेक्ट करूँगा एलिमेंट सेलेक्टर की हेल्प से। H1 को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डबल डॉट लगा के अपना सूडो एलिमेंट को यूज़ करूँगा, जो कि हमारा फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर लगा दिया हमने यहाँ पे। अब मेरे को उसके अंदर क्या चेंज करना है, मेरे को उसका बैकग्राउंड सॉरी टेक्स्ट कलर चेंज करना है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं रेड। Ctrl+S, तो देखिए इसका फर्स्ट वर्ड चेंज हो गया। अब मेरे को साथ के साथ इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दूंगा। इसका मैं दे देता हूँ Ctrl+S, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और इसका टेक्स्ट भी। ये सेलेक्टर है हमारा, जिसको हम इसकी हेल्प से सिलेक्ट करके फर्स्ट वर्ड को कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन कैसे काम करेगी, मैं बना लेता हूँ एक पैराग्राफ, जिसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ भी रैंडम। एक शॉर्ट फॉर्म होती है टेक्स्ट लिखने की प्रैक्टिस के लिए, लोरम। लोरम लिख के एंटर कर दो, हमारा रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। Ctrl+S करके मैं राइट क्लिक करके इसको एक बार आपको इसको डिलीट कर देते हैं पहले वाले कोड को। राइट क्लिक करके मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल शो क्या हो रहा है। अभी ये शो हो रहा है, मेरे को चाहिए इसकी फर्स्ट लाइन जो है, इसकी फर्स्ट लाइन का मेरे को कलर चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा CSS के अंदर। पैराग्राफ सिलेक्ट किया और सिलेक्ट तो ओनली पैराग्राफ हुआ है, लेकिन मेरे को इसकी फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करनी है। डबल डॉट अब यूज़ करूँगा मैं फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन को मेरे को क्या देना है, कलर चेंज करना है, जो मेरे को करना है रेड। कुछ भी कलर कर सकते हैं, रेड तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी आपको देखने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है, रेड कलर दूर से दिख जाता है। तो देखिए मेरी जो कंप्लीट फर्स्ट लाइन है उसका कलर चेंज हो गया है रेड। फिर हम जिस भी सिलेक्टर के सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया इतना पार्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो हम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो बैकग्राउंड कलर है तो कुछ वाइट ब्लू इस टाइप का हो जाता है। हम जो कलर है उसको चेंज कैसे करते हैं, उसका चेंज भी कर सकते हैं हम कलर को।
तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब हम बात करें सिलेक्शन की। सिलेक्शन का मतलब क्या, जैसे कि मेरे को ये टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है सीट। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद जो ये ब्राउनिश कलर का मेरा कलर हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर, ये चेंज करता है। कैसे? अभी हाल फिलहाल मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि अभी क्या ये आउटपुट हो रही है। अब देखिए मेरे को लोरम सेलेक्ट किया, इसका कलर हो गया ब्लू। मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैसे होगा। पैराग्राफ के अंदर हमारा टेक्स्ट है, तो सिंपल सी बात है, हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या अप्लाई करना है, सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलेक्शन का। टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करना, मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना। बैकग्राउंड कलर येलो, Ctrl+S। अब देखते हैं, अभी हाल फिलहाल हमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। अब जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक बार कोड में आके देखते हैं। हमने एक गलती कर रखी है, ये सिंगल डबल डॉट लगा रखा है, ये 2 बार आएगा, एक बार और आएगा। अब ये है हमारा प्रॉपर। देखिए मैं एक बार आपको इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ, ये हमारा वाइट हो गया, मतलब ये कुछ कीवर्ड ही नहीं ले रखा, एज ए टेक्स्ट ले रखा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसको डबल 4 बार कर देते हैं, इसको 4 डॉट में कर देते हैं, तो ये ग्रीनिश कलर का हो गया। अभी इसको Ctrl+S करके देखते हैं, तो देखिए हमने जितना भी सिलेक्ट किया है वो सारा टेक्स्ट येलो हो गया, उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। तो ऐसे काम करता है हमारा सिलेक्शन। एक बात आप याद रखिए, हमारे जितने भी सूडो क्लास होती हैं वो काम करती है हमारी सिंगल के ऊपर। मतलब पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर मैं हवर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए मेरा ग्रीन, Ctrl+S। तो जो सूडो क्लासेस हैं उसका यूज़ करेंगे तो हम सिंगल डॉट वाला यूज़ करेंगे, और अगर हम सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो डबल डॉट का यूज़ करेंगे। तो Ctrl+S, मैं पैराग्राफ में दिखा देता हूँ। मैंने इसको हवर किया तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब हमारा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमें स्टाइल शीट तो समझ में आ गया कि हम किसी के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कैस्केडिंग क्या है? कैस्केडिंग इज ए एल्गोरिथम। कैस्केडिंग क्या है? कैस्केडिंग एक एल्गोरिथम है जो हमारी अप्लाई की गई CSS की वैल्यू को फाइनल आउटपुट लाता है। कैसे लाता है? ये डिसाइड करता है कि मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम के अंदर उसी एलिमेंट के ऊपर 2 बार CSS को अप्लाई कर दिया, तो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी CSS को फाइनल आउटपुट देना है। जैसे मान लीजिए हमने H2 है, H2 को बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, और उसी फाइल के या फिर कहीं पर भी हमने H2 को सिलेक्ट करके उसी को हमने दोबारा कलर दे दिया ब्लू। तो कैस्केडिंग ये डिसाइड करता है कि कौन से को फाइनल आउटपुट करवाना है। जो आउटपुट आएगा वो तो एक ही आएगा, या तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो होगा या फिर ब्लू होगा। तो ये कहता है कि हमने जो लास्ट में डिफाइन किया है ना वो अप्लाई होगा, तो हमारा H2 इसका आउटपुट ब्लू आएगा। कैस्केडिंग कैसे काम करती है, जैसे कि मेरे पास हेडिंग 1 है, इसको मैं आउटपुट अभी पहले दिखा देता हूँ। हमारे पास ये हेडिंग 1 है, इसका मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है ब्लू। तो चलिए आते हैं हमारे HTML CSS फाइल के अंदर। H1 सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर दे दिया मैंने ब्लू, Ctrl+S। अब इसका बैक आउटपुट देखे तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। तो अब मेरे को इसका बैकग्राउंड देना है ग्रीन। अब मेरा मान लीजिए बहुत बड़ा कोड है, उस कोड के अंदर ये वाला टेक्स्ट कहीं पर गुम हो गया, मेरे को पता नहीं कहाँ पे है, तो मेरे को पता भी नहीं है मैंने दे रखा है या नहीं दे रखा। अब मैं दोबारा से H1 को
स्टार्ट करता हूँ और इसका कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन। तो अब बताइए मेरा आउटपुट क्या शो होगा, ब्लू शो होगा या ग्रीन? हमारा जो कैस्केडिंग बताता है कि वो हमारा लास्ट वाला सिलेक्ट होगा अगर दोनों इक्वल हैं, तो हमारे जो बाद में डिफाइन किया वो शो होगा। तो देखिए हमारा ग्रीन शो हो रहा है, ग्रीन टेक्स्ट। अब सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी के ऊपर आते हैं हम कि ये क्या है। ये एक एल्गोरिथम है जो डिसाइड करती है कि हमारा कौन सा सीएसएस अप्लाई करवाना है। ऊपर कैस्केडिंग तो क्या डिफाइन करता था, ये करता था जब दो सेम हो जाए तो उसको डिफाइन करता है कि कौन सा अप्लाई करवाना है। लेकिन लेकिन सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या करता है, ये हमें बताता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, सेकंड पर कौन आता है। अगर वो फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वल हो जाए तो वो डिसाइड करेगा हमारा कैस्केडिंग। तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक बार ओरली हम देख लेते हैं कि वैसे ही कि माइंड में सेट कर लो कि आईडी की वैल्यू सबसे बेस्ट मानते हैं। अगर हमने कहीं पर भी आईडी डिफाइन कर दी तो वो ऊपर हो चाहे नीचे हो या कहीं पर हो, तो हमारी आईडी मतलब सबसे क्लैरिफाई करेगी कि आईडी की वैल्यू सबसे ऊपर रहेगी। बाद में रहेगी क्लास की वैल्यू और एलिमेंट की। मान लीजिए हमने एक ही H2 को एक बार आईडी से डिफाइन कर दिया कलर ब्लू, इससे कर दिया हमने येलो और इससे कर दिया हमने ग्रीन। तो जो आउटपुट आएगी वो 100% ब्लू आएगी। क्यों? क्योंकि आईडी सबसे पावरफुल है। और कास्केटिंग का कब काम आएगा? जब मान लीजिए हमने आईडी को कलर दे दिया ब्लू और इसी आईडी की हेल्प से उसी को H2 को हमने कलर दे दिया रेड। तो आईडी तो सबसे पावरफुल है। तो अब यहाँ पे दो कंसेप्ट हो गए सेम लेवल के ऊपर। तो अब यहाँ पे डिसाइड करेगा कास्केटिंग। कास्केटिंग क्या बोलता था, हमारे पास दो हो गए तो जो लास्ट वाली है वो अप्लाई होगी। तो इसके अंदर हमने लास्ट वाला क्या अप्लाई किया है, आईडी की हेल्प से रेड कलर। तो आउटपुट में रेड कलर शो होगा। अब इसके ऊपर हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैं इसको एक बार आपको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम होती है कि आईडी, क्लास और एलिमेंट, इनकी वैल्यू को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कैसे डिसाइड हुआ कि आईडी सबसे ऊपर रहेगी, क्लास सबसे बीच में रहेगी, एलिमेंट सबसे नीचे रहेगा। ये डिसाइड हुआ ऐसे, ये 3 वैल्यू होती हैं, 3 डिजिट। ये वंस मान लीजिए, ये टेंस, ये 100। तो हमारी आईडी के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट वाली में रहेगी आईडी, सेकंड वाली में रहेगी क्लास, एट्रीब्यूट एंड सूडो क्लासेस, और थर्ड में रहेगी एलिमेंट्स एंड सूडो एलिमेंट्स। तो H2 मैंने ले लिया। H2 के अंदर बैकग्राउंड कलर है हमारे पास येलो। बैकग्राउंड कलर येलो है तो H2 हमारा क्या है, H2 हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट सिलेक्टर है। तो एलिमेंट सिलेक्टर है तो एलिमेंट है हमारा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर, इसको 1 नंबर मिल गया, फर्स्ट रैंक। अब यहाँ पर देखो, ये क्या, यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन है? क्लास डिफाइन होती है डॉट लिख के और फिर उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे ना तो डॉट लगा हुआ, तो ये क्लास भी नहीं है। क्या ये एट्रीब्यूट है? ये एट्रीब्यूट भी नहीं है। क्या ये सूडो क्लास है? सूडो क्लास भी नहीं है। सूडो क्लास आगे लिखने के बाद यहाँ पे 2 डॉट या फिर 4 डॉट आती हैं। 2 डॉट आती है हमारे सिलेक्टर के लिए और 4 डॉट आती है हमारे एलिमेंट के लिए, सूडो एलिमेंट के लिए। और आईडी क्या है? आईडी आती है हमारी हैश लग के, फिर हम आईडी लिखते हैं। तो यहाँ पे आईडी भी नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0 0 1, 0 0 1। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अकेली है तो प्रिंट आउट हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 आउटपुट है, तो तीनों आउटपुट में से कौन सी शो होगी? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक हेडिंग 2 है, उसको मैंने क्लास दे रखी है हेडिंग, और मेरे पास हेडिंग 2 की आईडी है माई हेडिंग नाम से। तो मैंने एक तो डायरेक्ट पहले एलिमेंट ले लिया
कि अगर हम हेडिंग 2 को डायरेक्ट H2 से डिफाइन करेंगे कलर तो ये CSS बनेगी। अगर उसकी क्लास से हम उसको CSS अप्लाई करवाना चाहें तो वो ये बनेगा, और उसकी आईडी से अप्लाई करवाना चाहें तो ये बनेगा। तो मेन मकसद ये है कि इन तीनों में से ओरिजिनल आउटपुट कौन सी आएगी। तो जीरो जीरो सॉरी, एक तो ये तो होती है हमारी आईडी की, ये होती है हमारी क्लास की या फिर सूडो क्लासेस की, ये होती है हमारी एलिमेंट की और सूडो एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट वाली देखते हैं हम। फर्स्ट वाली में क्या है, फर्स्ट वाली हमारी एलिमेंट, ओनली एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट वाली में। इसमें 1 आ गया। क्या इसके अंदर कोई क्लास है? नहीं है। क्या इसके अंदर कोई आईडी है? नहीं है। तो 0 0 1 हो गई। अब सेकंड आते हैं हम हेडिंग की तरफ। हेडिंग क्या है हमारा, इसके आगे डॉट लग रखा है तो ये क्लास है, तो ये बीच वाली क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगा। और हावर क्या है हमारा, हावर है हमारा सूडो, तो सूडो 1 + 1 हो जाएगा हमारा, और कोई है और कुछ नहीं है तो 0 0 हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 2 0। अब हम माई हेडिंग के ऊपर देखते हैं। ये हेडिंग वाली ये होती है। हेडिंग क्या है, एक हेडिंग है तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। क्या इसके अंदर कोई क्लास है? नहीं है। क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो अब इसकी वैल्यू होती है 0 0 1। इसकी आई है 0 2 0, मतलब ये तो 1 है, ये 20 है और ये 100 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू होती है। तो इसलिए हम आईडी को प्रेफर करते हैं, आईडी की वैल्यू सबसे ज़्यादा मान्य होगी। स्पेसिफिसिटी में मैं आपको तीनों चीज़ करके दिखाऊंगा, आईडी, क्लास और एलिमेंट। ये हमारा जो H1 हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करके कर रहे थे, ये होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। मान लीजिए मैंने एलिमेंट सिलेक्टर से H1 को दे दिया ब्लू कलर। अब इसकी आउटपुट देखें अगर, तो इसकी आउटपुट शो हो रही होगी ब्लू। अब मैं इसको देता हूँ स्टाइल टैग के अंदर, HTML के अंदर हेड के अंदर मैं इसको स्टाइल देता हूँ, स्टाइल H1 कलर रेड, Ctrl+S। अभी देखते हैं तो इसका ये बताइए रेड कलर शो होगा या फिर ब्लू शो होगा। ये एलिमेंट सिलेक्टर है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, वंस की टेस्ट जगह पर आता है। जो ये स्टाइल वाला है ये देखते हैं कहाँ पर शो होता है। देखिए ये होता है हमारा टेंस की जगह पर, और टेंस की जगह पर और क्या सेट होता है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। चलो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, Ctrl+S। अभी हमारा ग्रीन वाला इशू होगा क्योंकि हमने ये तो हटा दिया, ब्लू वाला सॉरी, यहाँ पे CSS के अंदर हमने ब्लू दे रखा है, ब्लू दे रखा है। तो अब हम टेंस पे ही हमारा है क्लास, इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास हेडिंग। तो अब हम style.css के अंदर क्लास की हेल्प से करते हैं, क्लास को हम करते हैं डॉट से, हेडिंग कलर ग्रीन, Ctrl+S। अब क्लास टेंस की जगह पे आता है तो ये 1 से बड़ा है, मतलब H1 एलिमेंट सिलेक्टर से ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी रहेगी, चाहे इसको बाद में लिख लो चाहे H1 से पहले लिख लो। मैं एक बार इसको H1 से पहले लिख के दिखा देता हूँ आपको, कि आप कहीं ये सोचो कि बाद में लिखा है इसलिए ये अप्लाई हो रहा है। अभी इसको देखते हैं तो देखिए ग्रीन से हुआ। ये मैटर नहीं करता कि ऊपर यूज हुआ या नीचे यूज हुआ, ये मैटर तभी करेगा जब दोनों सिलेक्टर सेम होंगे सेम जगह पर। मान लीजिए CSS के अंदर हमने दोनों सिलेक्टर क्लास की वजह से कर रखे हैं, तो ये तब यूज होगा कैस्केडिंग का, कि कौन सा यूज होगा, बाद वाला यूज होगा। अब हमारा 100 के ऊपर आता है इनलाइन का, जो सबसे पावरफुल होता है।
इनलाइन का तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले पावरफुल होता है हमारा आईडी का। अगर हम यहाँ पे आईडी को डिफाइन करते हैं और आईडी का नाम दे देते हैं हेड, छोटा ही ले लेते हैं हम नाम, और हम आईडी को लिखते हैं हैश से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। इसका कलर दे देते हैं हम ब्लू वॉयलेट, कंट्रोल प्लस एस। अब इसका ब्लू वॉयलेट शो होगा, चाहे कितनी भी कुछ भी दे रखा हो, ब्लू वॉयलेट शो होगा। अब हमने जो HTML के अंदर ये जो स्टाइल यूज़ किया था, अब इसको भी एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस। ये भी H1 के ऊपर अप्लाई कर रखा है, ये CSS भी H1 के ऊपर है, ये CSS भी H1 के ऊपर है, ये CSS भी H1 के ऊपर है, और सभी के अंदर एक ही प्रॉपर्टी है कलर। तो अब देखते हैं सबसे हैवी कौन है। अब है पर्पल वाला। पर्पल हमने किसके अंदर दे रखा है? ये दे रखा हमने आईडी के अंदर। तो अभी तक की हमारी सबसे पावरफुल है हमारी आईडी, उसके बाद आती है हमारी क्लास, और क्लास के पैरेलल आता है हमारा ये स्टाइल वाला, और इन दोनों से छोटा आता है हमारा ये एलिमेंट सेलेक्टर। अब पहले तो हम बात कर रहे थे आईडी की, क्लास की और एलिमेंट की। इन तीनों में से सबसे ऊपर होती है आईडी, फिर आती है क्लास, फिर आती है एलिमेंट CSS फाइल के अंदर, और एक होती है हमारी इनलाइन स्पेसिफिसिटी, जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम जहाँ पर HTML का कोड लिखते हैं उसी लाइन के अंदर हम डिफाइन करते हैं स्टाइल टैग का यूज करके। तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। बाकी प्रोफेशनली हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, लेकिन कोई एरर वगैरह चेक करने के लिए हाथों हाथ हम अपनी आउटपुट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर होगी हमारी इनलाइन, फिर आएगी हमारी आईडी, फिर आएगी हमारी क्लास, और लास्ट में आएगी हमारी एलिमेंट। ये सबसे छोटी होती है। अगर अभी हम इनलाइन का यूज़ करके CSS को अप्लाई करें, हमने क्लास स्टाइल से भी दे रखी है रेड कलर, क्लास से दे रखा है हमने ग्रीन कलर, एलिमेंट सिलेक्टर से दे रखा है ब्लू कलर, और आईडी से दे रखा है हमने ब्लू वॉयलेट। तो अभी तक आउटपुट क्या शो हो रही है? आईडी वाली शो हो रही है, क्योंकि आईडी सबसे पावरफुल अभी तक जो है पर्पल कलर की। तो अब मैं देता हूँ इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS होती है सबसे और ज़्यादा पावरफुल, जिसको हमें प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर रहे होंगे। इसको यूज़ करते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर, हमने दिखा रखा है कि हम कैसे यूज़ करते हैं। कलर, इसका कलर दे देते हैं ब्राउन, कंट्रोल प्लस एस। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई? ये हमारा ओल्ड हो गया हमारा पेज, तो हमें इसे फिर से राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करना पड़ेगा, तभी ये रन होगा। कई बार ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो देखिए हमारा ये ब्राउन हो गया, हमारा कोड तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा वो पुराने वाला पेज ओल्ड हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा, ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, उसी एलिमेंट पर H2 है, H2 के हमने इनलाइन में भी CSS दे रखी है, उसकी हमने CSS फाइल के अंदर आईडी से भी CSS दे रखी है, क्लास से भी CSS दे रखी है, क्लास के नाम से हमने उसका कलर डिफाइन कर रखा है, और एलिमेंट के नाम से भी कर रखा है। तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा? हमारी इनलाइन वाली प्रिंट होगी। अगर ये नहीं होगी तो ये प्रिंट होगी, इसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर मान लो मेरी सबसे ज़रूरी यही है, ये मेरे को प्रिंट आउट करवानी ही करवानी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड का, जो हमारा कुछ इस प्रकार है, टू शो द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इन डॉक्यूमेंट। तो देखिए H2 जो है, हमने इसके अंदर CSS अप्लाई कर दी, ये हमारा एलिमेंट है। बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर हमने ब्लू दे दिया। जब हमने ब्लू दिया, ब्लू देने के बाद हमने इम्पोर्टेंट लिखना ज़रूरी पड़ेगा, तभी हमारी ये अप्लाई होगी। ये स्लैश इम्पोर्टेंट और ये सेमीकोलन। अब ये मेरी 200% प्रिंट होगी।
अब सबसे लो हमारी CSS है वो हमारी ये एलिमेंट वाली CSS, एलिमेंट सेलेक्टर से हम जो CSS अप्लाई करते हैं वो वाली। अगर मान लीजिए अगर मेरे को यही CSS अप्लाई करानी है, लेकिन अभी मैंने आईडी भी दे रखी है, एलिमेंट भी दे रखा है, क्लास भी दे रखी है, और स्टाइल वाली दे रखी है जो हेड के अंदर देते हैं, और हमने इनलाइन भी दे रखी है। तो अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल इनलाइन वाली है, फिर उसके बाद ये आईडी वाली होगी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्लास वाली होगी, और स्टाइल वाली होगी, और फोर्थ नंबर पे होगी हमारी एलिमेंट सेलेक्टर की। लेकिन मेरे को एलिमेंट सेलेक्टर की ही करवानी है, ये भले ही दे रखी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट का। जैसे हमने ये कलर दे रखा है, कलर के जस्ट बाद में ही कर देंगे हम, इसी प्रॉपर्टी को करवाना इम्पोर्टेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट से पहले एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, देखिए लगाते ही इसका कलर ही चेंज हो गया, Ctrl+S। अभी इसको रन करवाएं तो अभी ब्राउन से कलर चेंज हो गया, इसका ब्लू कलर हो जाएगा, देखिए इसका कलर हो गया ब्लू। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो हमारा इनहेरिटेंस CSS। इनहेरिटेंस CSS क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इनहेरिटेंस नॉर्मली क्या होता है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ये उसके दो चाइल्ड है, और इन चाइल्ड के दो चाइल्ड और हैं, दो दो चाइल्ड। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस चाइल्ड तक डिलीवर हो जाए, वो होता है हमारा इनहेरिटेंस। इसकी कुछ चीज़ें इसमें आ जाएं, इसकी कुछ चीज़ें इसमें आ जाएं, तो ऑब्वियसली इसकी चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास एक ड्यू है, फिर ड्यू के अंदर है हमारे पास पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है हमारा अनलिस्टेड, और लिस्ट, और अंदर है हमारा लिस्ट आइटम। तो मान लीजिए मैंने ड्यू को दे दिया एक बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैंने ना तो पी को कोई बैकग्राउंड कलर दिया, ना यूएल को, ना एलआई को। तो ड्यू को देने के बाद वो बैकग्राउंड कलर पी के ऊपर भी अप्लाई होगा, यूएल के ऊपर भी अप्लाई होगा, और एलआई के ऊपर भी अप्लाई होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर हम हमारी इनहेरिटेंस की बात करें तो देखते हैं हमारे पास बाहर एक ड्यू है जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर हमारा एक H1 है, और फिर हमारा है पैराग्राफ। तो हेरिटेंस क्या करता है, ये पेरेंट हो गया हमारा, ये इसके चाइल्ड हो गए दो। और अगर हम पेरेंट के ऊपर कोई अप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैंने ड्यू का बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये ड्यू का बैकग्राउंड कलर, अक्वा दे दिया मैंने, Ctrl+S। अभी इसको रन करें तो देखिए कंप्लीट का हो गया, लेकिन मैंने ड्यू के ऊपर किया था। तो ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है जो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के ऊपर आ गई। कैसे, देखिए ये ड्यू तो अलग है, ये H1 अलग है, और पैराग्राफ अलग है, लेकिन मैंने तो ओनली ड्यू को दी है। तो ड्यू के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगाई वो ड्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के ऊपर आ जाएगी, जब तक इन एलिमेंट को खुद की प्रॉपर्टी ना दी जाए। जैसे ही मैं पैराग्राफ को इसकी खुद की प्रॉपर्टी देता हूँ तो वो अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी को छोड़ के खुद की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देगा। अब मैं पैराग्राफ को खुद की प्रॉपर्टी देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा की जगह मैं कर देता हूँ कैडेट ब्लू कर देता हूँ, Ctrl+S। अब इसको रन करवाएं तो देखिए पैराग्राफ ने अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और अपनी खुद की प्रॉपर्टी में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको मार्जिन वगैरह दे दूं, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपने डिस्कस नहीं किया है, तो इस कंसेप्ट को हम छोड़ देते हैं। अभी मैं हेडिंग 1 को दे दूं तो ये भी अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को छोड़ देगा और अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, H1 H1 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, दे देता हूँ। कुछ गलती हुई क्या, BACKGROUND
एन डी, कंट्रोल प्लस एस। तो अभी देखिए, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया अपना, इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन हमारी जो ड्यू है वो यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक है। तो ये जो बीच में लाइन स्पेसिंग है, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट जो है उस हेडिंग वन का और पैराग्राफ के बीच में जो लाइन स्पेस है, उसमें तो हमारी गैप में तो ड्यू का ही कलर शो होगा। तो ऐसे होता है हमारा इनहेरिटेंस।